हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपना जो ज्योग्राफी का सेक्शन में उसमें मानसून के क्षेत्र पे पहुंचे थे, जलवायु को पढ़ रहे थे भारत के क्षेत्रों में। तो जलवायु के पहले बेसिक प्रभाव को हम लोग देख चुके थे। उससे पहले हम लोग शुरू करें, सबसे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर करिए। अभी सबसे पहले हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, हम लोग मौसम की संरचना को देख चुके थे कि मौसम क्या है, ऋतु क्या है, जलवायु क्या है, यहाँ तक की चीज़ों को देख चुके थे। ताप दाप के प्रभाव को हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके थे। फिर आईटीसी जेट की संरचना को थोड़ा बहुत समझने का कल प्रयास कर रहे थे। अब मानसून की शाखाओं को, फेरल के नियम को हम लोग समझ चुके थे। वृष्टि छाया प्रदेश का सेक्शन हम लोग का बच गया था, इसको समझना था। फिर बाकी अब भारत से रिलेटेड चीज़ें बची हैं। जलवायु के सेक्शन में ऊंचाई का क्या प्रभाव होता है, पहाड़ों का प्रभाव कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। लेकिन एक बार हम लोग 5 मिनट में फिर से रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मौसम को समझेंगे। तो मौसम, मैंने बोला था कि दैनिक प्रक्रिया है। मौसम कहीं भी कभी भी तुरंत भी बदल सकता है। देन मतलब मौसम से हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम में क्या होता है कि जैसे अगर आप, हो सकता है कोई गर्मी का महीना, आप इसे मान लीजिए कि जून चल रहा है, तो जून में बरसात का मौसम, बरसात का जो है ऋतु होती है, बरसात की वर्षा ऋतु है। तो जून में हो सकता है आप किसी दिन सुबह उठें, मान लीजिए आज ही सुबह उठें, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत गर्मी हो, सुबह ही गर्मी हो। ऐसा नहीं है कि ठंडी हो सुबह सुबह, सुबह हो सकता है काफ़ी गर्मी पड़ रही हो और दोपहर आते आते बादल हो जाए और ठीक ठाक बरसात हो जाए। तो सुबह का मौसम कैसा था, सुबह का मौसम गर्म था और दोपहर में क्या हो गई, वर्षा टाइप की सिचुएशन आ गई, ठीक है। और शाम को ऐसा हो जाए कि बरसात की वजह से कोई हवा चले और बरसात की वजह से क्या हो जाए, शाम तक हो सकता है कि ठंडी होने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है, इसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम दैनिक रूप से भी बदल सकता है और एक दिन में 3-4 रूप भी ले सकता है। आदमी कहता है कभी मौसम बरसात वाला हो गया, मौसम ठंडा हो गया, मौसम गर्म हो गया। तो मौसम दैनिक संरचना होती है। ऋतु क्या होती है, ऋतु का सेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे कि ऋतु जो होता है 3-4 महीने का पूरा सेक्शन, अगर देखा जाए कि 3-4 महीने अगले कैसी हवा रहने वाली है, कैसे सिचुएशन रहने वाला है, उसे ऋतु कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि नवंबर चल रहा है, नवंबर से फरवरी तक हम लोग के क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, ऋतु कैसी रहेगी, कौन सी ऋतु रहेगी, तो शरद ऋतु और वो ऋतु रहेगी, शरद रहेगी। यानी कि शरद को एक और नाम क्या, शरद को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो शरद ऋतु पढ़ते हैं और एक ऋतु क्या पढ़ते हैं, उसको शीत ऋतु पढ़ते हैं। 2 तरीके के इसका सिचुएशन को पढ़ते हैं। शीत कब पढ़ते हैं, जनवरी के बाद में शीत लहर का सिचुएशन जब आती है शीत, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ठंडा का मौसम है। तो ऋतु को जो है वो अलग सेक्शन है। तो इस चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। और दूसरा क्या समझना था, जलवायु को। तो जलवायु क्या होता है, 30-40 साल में किसी विशेष स्थिति में, परिस्थिति में, मतलब क्या होता है कि क्षेत्र में कैसी जलवायु थी, उसको जलवायु का सिचुएशन यही होती है कि 20 से 30 साल में, 25 से 30 साल कैसे वहाँ का वायु की संरचना कैसी रही, कैसे वहाँ पे वर्षा की ऋतु रही, कैसे वहाँ ठंडी रही, कैसे गर्मी रही, जो सिचुएशन को जो आंका जाता है उसी को जलवायु कहते हैं। जब 20-25 साल का अंतराल लेते हैं तब। अब भारत तो बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सिचुएशन दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको और बहुत छोटे स्तर पे बताऊंगा कि जैसे भूटान देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, नॉर्मल सी कंट्री है भूटान। तो भूटान के सेक्शन पे अगर हम लोग देखना चाहें तो भूटान के 25-30 साल में, हम लोग कहें कि 25-30 साल में भूटान की जलवायु कैसी रही, भूटान में कैसी बरसात हुई, भूटान में कितनी गर्मी पड़ी, इन सेक्शनों का जो कि एक औसत आंकड़ा निकाल के हम लोग ये बताएंगे कि भूटान जो आता है वो समशीतोष्ण, उस जो है उपोष्ण में आता है। उपोष्ण में भूटान आता है ना। तो उपोष्ण में जलवायु क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ठीक ठाक मात्रा में पड़ रही है, पहाड़ों की स्थिति है, थोड़ा बहुत बरसात भी हो जा रही है और इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, गर्मी भी ठीक मात्रा में पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो है एक औसत आंकड़ा निकाला जाता है कि हाँ इतना बरसात हुआ है, इतना यहाँ ठंडी हुई है, इतनी यहाँ गर्मी हुई है, तो ये ऐसी जलवायु यहाँ पे है। जैसे भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्यों है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में इसलिए है क्योंकि भारत कर्क रेखा के जो है मध्य में है। भारत से कर्क रेखा मध्य में गुजरती है, बट कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसके नीचे होता है उष्ण का क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर के क्षेत्र जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का ही क्षेत्र उष्ण होता है। बट भारत में एक विशेष परिस्थिति है किसकी, हिमालय की, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहरी हवाएं यहाँ प्रवेश करती नहीं है, तो यहाँ उष्ण का क्षेत्र पूरे भारत में लगभग बना रहता है। इसलिए अगर मोटे स्तर पर देखा जाए भारत को, तो भारत कैसा है, पूरा भारत लगभग उष्ण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ तक का सेक्शन हम पढ़ चुके थे। अब जलवायु पे किसका किसका प्रभाव पड़ता है, जलवायु पे किसी विशेष स्थिति पे उस क्षेत्र की ऊंचाई क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ कि मैं मैदानों में रह रहा हूँ, ठीक है, सेम मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं, अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश जिस रेखा पे आता है उस रेखा पे सभी जगह पे एक समान ऊंचाई हो सकता है आगे बढ़ने पे हम लोगों को नागालैंड का क्षेत्र मिले।
नागालैंड की जो जलवायु होगी हमसे बितर होगी, हमसे अलग होगी। हो सकता है इसी पे हमारा क्या अरुणाचल प्रदेश आ जाए, तो क्या अरुणाचल प्रदेश की जलवायु हमारी जलवायु के समान होगी? ऐसा नहीं है। तो जलवायु का ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ता है कि कितनी ऊंचाई पे है, वहाँ पहाड़ों की स्थिति कैसी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर आप लोग शिवालिक श्रृंखला देख रहे हैं हिमालय की, तो यहाँ की जलवायु सिचुएशन दूसरी है, इधर बहुत ठीक ठाक मात्रा में बरसात प्राप्त हो जा रही है। तो जलवायु का प्रभाव दूसरा है, आर्द्र हो जाता है यहाँ का मौसम, यहाँ वनस्पति का दूसरे तरीके से है, ठीक ठाक मैदान है तो ठीक ठाक बरसात होती है। फिर पहाड़ का सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं। समुद्र से दूरी, अब क्या हर जगह समुद्र समान दूरी पर होगा, समान डिस्टेंस पे होगा, एक ही अक्षांश पे? जैसे कि मैं बोल दूं कि क्या दिल्ली जिस अक्षांश पे है, ठीक है, और दिल्ली के अक्षांश पे अगर हम लोग मिलाते चले जाएं, और क्या त्रिपुरा का क्षेत्र नहीं आएगा? त्रिपुरा का तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र देख लेते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश जिस रेखा पे आता है उसी रेखा पे तो कहीं गुजरात भी काटता है, तो क्या गुजरात से जितनी दूर है समंदर उतनी दूर मध्य प्रदेश से है? ऐसा तो नहीं है, मध्य प्रदेश से तो बहुत दूर है समंदर, और गुजरात के तो बिल्कुल पास में है, तटीय है। तो वहाँ समुद्र की स्थिति भी जलवायु को बहुत प्रभाव डालती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुजरात क्षेत्र में ज़्यादातर तो गर्मी ही पड़ती रहती है, ठंडी ही नहीं होती ज़्यादातर। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि समुद्र से दूरी होती है। दूसरी चीज़, अक्षांश का बहुत ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ का पड़ता है तो वो अक्षांश का बहुत मेजर प्रभाव डालता है अक्षांश। जैसे कि कोई क्षेत्र अक्षांश से कितनी दूर है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, कितनी पास में है, उससे सिचुएशन से उसमें एक कॉमन सी चीज़ें मिलने को देखने को मिलेंगी। जैसे कि कोई देश अगर कर्क रेखा के नीचे है और मकर रेखा के ऊपर है, तो इसका मीन्स हम लोग बेसिकली ये तो हमेशा बोल सकते हैं कि यहाँ गर्मी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी और बरसात भी ठीक ही ठाक रहेगी, क्योंकि बरसात इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो ये सब हम देख चुके हैं कि जलवायु पर कैसे इफेक्ट डालता है। ये सब चीज़ें मोटा मोटा समझ चुके थे। ताप दाब का प्रभाव भी समझ चुके थे कि जहाँ सूर्य रहता है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, दाब अपने आप कम हो जाएगा। और इसी संरचना से क्या ITC-Z का निर्माण होता है कि अगर सूर्य यहाँ चमक रहा है कर्क रेखा पर भारत के क्षेत्रों में, तो कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे के क्षेत्र में ITC-Z की संरचना बनती दिखेगी आपको। और ITC-Z क्या होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ITC-Z क्यों बनता है? क्योंकि जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी हवाएं आके मिलेंगी और मिलने के साथ ऊपर उठने लगती हैं, तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। और इसी निम्न दाब के क्षेत्र को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया ITC-Z का, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, जहाँ से चीज़ें जब बदलती हैं और जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे का घनत्व हो जाता है कम। नीचे जो हवाओं का घनत्व होता है कम हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, अब भारत के लिए चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ से थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि भारत है, अगर हम लोग भारत को एक चतुष्कोणीय बना लेते हैं कि समझ लीजिए कि ये भारत है और यहाँ से भारत के बीचों बीच से क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये 0 डिग्री अगर देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, जब समझ लीजिए तो 0 डिग्री अक्षांश से हमको पता है कि मार्च महीने में जो है सूर्य क्या करता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और उसके बाद में लगातार उत्तरायण होता जाता है, उत्तरायण होता जाता है, उत्तरायण होता जाता है और जून महीने में ये कर्क रेखा पर आके चमकता है। तो सूर्य जहाँ होगा वहीं पे लोअर दाब का क्षेत्र बनेगा, वहीं पे क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य जून के महीने में जब आके हमारे यहाँ जो है कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर चमकना शुरू करेगा, तो इधर के पट्टियों में क्या होगा, इधर की पट्टी में क्या होगा, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और निम्न दाब का क्षेत्र बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि निम्न दाब के क्षेत्र का प्रभाव बनने से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, निम्न दाब का क्षेत्र है, तो हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी। और यही सिचुएशन होती है भारत में बरसात होती है, क्योंकि ये जो हवाएं आती हैं ये चलते चलते कहाँ से, समंदर के ऊपर से चलती हैं। अगर यही हवाएं मैदानों से चलेंगी तो बिल्कुल बरसात नहीं होगी, लेकिन ये समंदर के ऊपर से प्रवेश करती हैं और भारत में अच्छी खासी बरसात करती हैं। तो ITC जो है CZ की जो संरचना बनती है, ITC-Z की जो संरचना हम लोगों में यहाँ बनती है वो यही बनती है कि ITC-Z लोअर दाब का क्षेत्र बनाता है। उसके बाद में क्या होता है, जहाँ सूर्य रहेगा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने आप टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वहाँ बरसात होने लगेगी। इसी वजह से भारत में या कहीं भी इसी वजह से बरसात होगी। बेसिक उसमें रूल्स में, कृत्रिम वर्षा का रूल अलग है, उससे नहीं मतलब है। बेसिक वर्षा जो प्राकृतिक होती है यही होती है। अब हम लोगों को भारत में मानसून के शाखाओं को समझना बहुत जरूरी है, तेजी के साथ समझेंगे। अगर हम लोग अभी इतना पढ़ चुके हैं कि ITC-Z का प्रभाव क्या होता है, फेरल का नियम, अगर मैंने आपको बताया था कि फेरल का नियम जो होता है, अगर ये आप लोग ग्लोब देख रहे हैं तो हवाएं क्या करती हैं, एस आकृति में घूमती हैं। इट मीन्स क्या होता है कि जब ये हवाएं, कोई हवा जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जब जाती है तो वो क्या करती है, अपने दाएं मुड़ जाएगी। अपने दाएं, अगर मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये मेरा दाएं है, तो अपने दाएं मुड़ जाएंगी। और सेम इसका उल्टा होगा कि यहाँ आएंगी तो बाएं मुड़ जाएंगी। इट मीन्स अगर कोई हवा इधर से ऐसे जा रही है तो सीधा इधर मुड़ेगी, मतलब इधर चली जाएगी। और कोई हवा इधर से आ रही है तो वो इधर मुड़ जाएगी, इट मीन्स बाएं मुड़ जाएगी।
समझ रहे हैं, एक बार दाएं मुड़ेगी एक बार बाएं हवा मुड़ेगी। कब? ऐसा फेरल का नियम है और ये प्रैक्टिकल नियम है, ऐसा बकवास नहीं है कि केवल लिख दिया गया, कोई अप्लाई नहीं होता, ये सीधा सीधा अप्लाई होता है। भारत में मानसून इसी प्रभाव से होता है, इसलिए हम लोगों ने पहले फेरल का नियम को समझा था। फेरल के नियम को समझ लिए तो एक चीज़ और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद सीधा घुसेंगे 10 मिनट में भारत का पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ये हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश को समझना बहुत ही जो है बेसिक सी बात है। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? रेन शेडोड एरिया। अब रेन शेडोड एरिया कौन सा हो सकता है? आप लोगों ने कभी बौछार समझ देखा होगा, अगर बेसिक प्रैक्टिकली जो है नॉर्मल क्षेत्रों में हम कहते हैं भारतीय भाषाओं में कि बौछार लग रही है। कहीं भी अगर बरसात तेजी से होती है, हवा लगती है तो बौछार मारता है, बहुत दूर तक पानी जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं अगर पेड़ है पौधे हैं तो पेड़ के आप कहीं किनारे छिप जाते हैं तो आपको पानी नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा आपको। अगर बौछार लग रही है तो उसके आड़ में आप आ जाएंगे तो बौछार नहीं लगेगा, दूर तक पानी नहीं जाता। या कहीं दीवार है, आप लोग देखिए तो जब झोंका मारेगा तो दीवार के आसपास पानी तो लगेगा लेकिन दीवार के पीछे पानी नहीं लगेगा। सेम वृष्टि छाया प्रदेश होता है वो भी। समझ लीजिए कि अगर ये एक दीवार है और इधर से मतलब बौछार मार रहा है तो यहाँ तक तो पानी आएगा, लेकिन इसके पीछे पानी कैसे जाएगा? कदापि नहीं जाएगा। सेम सिचुएशन होती है कि अगर ये पर्वत है और पर्वत के इधर से बरसात होने के लिए क्या है, बादल आ रहे हैं तो इधर तो बरसात ठीक ठाक होगी, लेकिन इस क्षेत्र में बरसात नहीं हो पाती क्योंकि ये क्या करता है, उल्टी दिशा में पड़ता है। जैसे कि आप अभी मैंने बोला, प्रैक्टिकली बताया कि मान लीजिए एक पेड़ है, खुले मैदान के सामने आप पेड़ के बगल खड़े हैं, तो जिस तरफ से बरसात हो रही है अगर उसकी उल्टी दिशा में बैठ जाएंगे आपको पानी नहीं लगेगा। तो सेम सिचुएशन होती है कि पहाड़ है, अगर यहाँ बरसात होगी और वृष्टि छाया का क्षेत्र ये हो जाएगा जहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुँचेगा नाम मात्र का। जैसे ऐसा नहीं है आप खड़े होंगे तो आपके ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरेगी, गिरेगी, लेकिन अगर 100 बूंद गिर रही है तो आपके ऊपर 10 बूंद गिरने की संभावना है, 90 आप पे नहीं गिरेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है कि पानी बरसता है लेकिन बहुत कम बरसता है, ठीक है। तो वृष्टि छाया प्रदेश का मोटा मोटा हिसाब समझ गए, इसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और एग्जाम जो है, जो अपना एग्जाम का पॉइंट देखना है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अगर भारत को समझें, ये वीडियो कंप्लीट है, इसमें अगर आप लोग पीछे का नहीं भी देखे हैं तो मोटा मोटा मैटर यहाँ समझ चुके हैं। अब हम लोग धीरे शुरू करते हैं। तो भारत है, अगर समझ लीजिए ये भारत है, ठीक है। भारत की सिचुएशन है, ये केरला का क्षेत्र है। तो भारत में बरसात कैसे होती है? भारत में जो बरसात होती है सबसे ज़्यादा कौन से उससे होती है? कहते हैं जो इसमें जो है, जो बरसात होती है भारत में वो कौन सी धारा से होती है? इधर क्षेत्र से बरसात होती है। ये क्षेत्र का क्या नाम है? इधर से जिधर से बरसात आएगी कौन सी शाखा होगा? तो हवाएं जहाँ से उत्पन्न होती हैं उनको वो उसका नाम दिया जाता है। ये नहीं कि जिधर जा रही है उसका नाम दिया जाएगा, हवाएं जिधर उत्पन्न होंगी। जैसे अगर नॉर्मली इधर से कोई हवा आ रही है ना तो कहते हैं पछियाँ बह रहा है, उत्तर भारत में कहते हैं पछियाँ बह रहा है, इट मीन्स पश्चिम से हवा आ रही है, ठीक है। और ऐसे सेम इधर से जा रही है तो ये कौन सा क्षेत्र है जिधर से जा रही है? अगर ऐसे बनाते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा? ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा मतलब ये वाला हो जाएगा पश्चिम, और ये नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है। तो दक्षिण पश्चिम का मानसून है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्यों? अब सारा रूल समझ लीजिए। देखिए, अब भारत में पहुंचता है कर्क रेखा पर कब? जून के महीने में कौन पहुंच जाता है? सूर्य देवता पहुंच जाते हैं। अब कर्क रेखा पे जून में पहुंचे सूर्य देवता तो यहाँ पहुंचा लोअर दाब का क्षेत्र, ठीक है। और इधर है निम्न दाब का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में, और इन सारे क्षेत्रों में लोअर दाब का क्षेत्र है, ठीक है। अब हवाएं क्या करेंगी? हवाएं चलेंगी इसको भरने के लिए, यहाँ की हवाएं, यहाँ की हवाएं, यहाँ की हवाएं। अब इधर भी लोअर दाब का क्षेत्र बनेगा क्योंकि यहाँ से हवाएं जो है पलायन कर रही हैं, तो इधर की हवाएं क्रॉस करके इसको आती हैं। अब हम लोगों ने फेरल का नियम पढ़ा था कि जब हवाएं 0 डिग्री अक्षांश को घूमेंगी तो इधर को ना जाके इधर को जाएंगे। सेम सिचुएशन होती है, जो हवाएं इधर से प्रवेश करती हैं यानी दक्षिणी गोलार्ध से जो आती हैं उत्तरी गोलार्ध में, सीधा इधर घूमती चली जाएंगी, घूमती चली जाएंगी। और यही हवाएं क्या करेंगी? अब बगल में तो समंदर है, अरब का सागर है। भारत का मैप अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अभी देख लीजिए, भारत का मैप बना लेते हैं। अब हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। अब सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इधर तो पूरा सागर है, इन सारे क्षेत्रों में सागर है, ठीक है। और सूर्य यहाँ कहीं चमक रहा है, और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जब ये हवाएं क्रॉस करेंगी तो इधर समंदर है और यहाँ लोअर दाब का क्षेत्र है, और ये क्या है? उच्च दाब की हवाएं हैं। और ये क्या करेंगे? पर्याप्त आर्द्रता यहाँ से ग्रहण करेंगी और लाके भारत में बरसात करेंगी। अब यही दक्षिण पश्चिम शाखा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब एक तो सीधा नोट कर लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा बरसात किस शाखा से होती है? तो दक्षिण पश्चिम शाखा से होती है। और ये कैसी हवा है? मानसूनी हवा है। मानसूनी हवा क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, हवाओं के रूल से चलती हैं। हवाएं जब प्रवेश करेंगी भारत में, अरब सागर शाखाओं से जल को उठाएंगी और भारत के तटों पर, भारत के अन्य क्षेत्रों में छोड़ेंगी। अब दक्षिण पश्चिम जो है मानसून को हम लोग 2 शाखाओं में डिवाइड करके पढ़ते हैं भारत के लिए। आपके लिए सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ मिला था, हम लोग को इतना याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ बरसात कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्यों होती है? क्योंकि फेरल का नियम कहता है कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं, तो अपने दाहिने मुड़ेंगी, और दाहिने मुड़ेंगी तो वो
भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी। और ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल सी सिचुएशन है, बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, हर जगह हवाएं हैं, ठीक है, कोई भी देश हो, हवाएं जब उधर से प्रवेश करेंगे तो डायरेक्ट इधर चली आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल उसके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का सेक्शन हो गया। तो अब शाखाओं को जब डिवाइड करते हैं तो अरब सागर शाखा को, मतलब इसको दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून को। बहुत आराम से समझिए, एक होता है अरब सागर शाखा, दूसरी होती है क्या, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। दो शाखाओं में क्यों डिवाइड होती है, अगर भारत को ऐसे देखें त्रिकोणा समीकरण है और हवाएं हमेशा ऐसे आके टकराएंगी, क्योंकि आपको अभी बोला गया कि हवाएं अगर सीधी चल रही है तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, फेरल के नियम के अनुसार थोड़ा सा इधर को झुक जाएंगी, ठीक है, अपने दाहिने झुक जाएंगी। ये हवाएं आके जब ऐसे तिरछा इधर से टकराएंगी, ठीक है, अब तिरछा टकराएंगी तो ये घाट कैसा है, ये पश्चिमी घाट सतत है और काफ़ी ऊंचा है, सबको पता है। पश्चिमी घाट के सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ये पढ़ा था कि इधर से इधर को इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, यानी इधर कम ऊंचा होगा, इधर ये ज़्यादा ऊंचा होगा, इधर और ज़्यादा ऊंचा होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, ठीक है। तो इधर जब आते हैं पश्चिमी घाट की, जब इधर से टकराती हैं हवाएं, तो कुछ हवाएं कट के इधर से निकल जाएंगे बंगाल की खाड़ी वाली क्षेत्रों में। अगर भारत का मैप हम लोग थोड़ा सा बना लें, अब इसको केवल समझने के लिए बनाया गया है। अभी देखिए, तो कट के निकल जाएंगी, उसके बाद में ये पहुंचेंगी, एक शाखा इधर कट जाएगी, इधर सीधे चली जाएगी, ठीक है, इधर अराकान योमा श्रेणी में जाके टकराएगी। तो इससे हमें नहीं मतलब, इधर म्यांमार की अराकान योमा श्रेणी है, ठीक है। तो ये एक शाखा क्या करेगी, इधर निकल जाएगी, इसको क्या कह देंगे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और इधर इसको क्या कह देंगे, अरेबियन सी वाली शाखा, जो इधर बच जाएंगी। अब जो इधर बच जाएंगी, इधर इतना ज़्यादा ऊंची चोटी है कि इसी को फॉलो करते हुए अपनी दिशा बदल के इधर को बढ़ने लगेंगे। तो दो शाखाएं बनी, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून की, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। अब सबसे पहले हम लोग अरब सागर शाखा को पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अब अगर भारत का मैप एक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए देखिए, मोटा मोटा दिमाग में रखिए जो भी बना है। अब समझने का प्रयास करिए, जितना हम कह रहे हैं कि अरब सागर शाखा है और इधर क्या करता है, केरला राज्य में। तो पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले बरसात कहाँ करता है, तो केरला के तटों पर बरसात करता है, क्योंकि केरला सबसे ज़्यादा दक्षिण पड़ता है, ठीक है। अब केरला से ही टकराएगा, क्योंकि जो मानसून आ रहा है वो किधर से आ रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास से। तो सबसे पहले इधर टकराता है, और कब टकराता है, 1 जून के आसपास। तो भारत में मानसून का प्रवेश कब माना जाता है, 1 जून को। सबसे पहले लिखिए कि भारत में मानसून का प्रवेश कब है, 1 जून से माना जाता है, ठीक है। 1 जून के आसपास ये केरल में टकराता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सी चोटी से टकराता है, और सबसे दक्षिण की चोटी का अगर आपको नाम याद है तो आप बता सकते हैं। तो सबसे दक्षिण की चोटी कौन सी है बताइए। सबसे पहले हमको पता है यहाँ नीलगिरी है, नीलगिरी के नीचे कौन सी है, नीलगिरी के नीचे एक चोटी पड़ती है, बताइए। नीलगिरी के नीचे एक चोटी पड़ती है अन्नामलाई, ठीक है, और अन्नामलाई के नीचे एक चोटी पड़ती है कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ी से सबसे पहले टकराएगा, और कार्डमम की पहाड़ी के नीचे एक चोटी पड़ती है, अगर चोटी पूछता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिण चोटी है। तो एग्जाम में कभी पूछ ले कि सबसे दक्षिणी कौन से पार्ट से टकराती है, तो सबसे दक्षिणी चोटी से टकराती है, और सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी चोटी है। और महेंद्रगिरी चोटी पे सबसे पहले बरसात होगी भारत में। लेकिन अगर श्रृंखला पूछता है कि कौन से पर्वत श्रृंखला पे होता है, तो कौन सी श्रृंखला होगी, कार्डमम की पहाड़ी श्रृंखला होगी। कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगर तट पूछता है सबसे पहले किस तट पे होता है, तो केरला के तट पे होता है, ठीक है। अब केरला के तट पे बरसात करेगी, और इधर क्या है, इधर से इधर को ऊंचाई ज़्यादा है, और ये क्या है, एक पूरा तट है, तो मालाबार तट है। अगर तट पूछता है किस तट पे होगी, नॉर्मल नाम देखे तो सबसे पहले मालाबार तट पे होगी। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिला कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बरसात कहाँ होगी। तो सबसे पहले बरसात अगर चोटी पूछता है तो महेंद्रगिरी की चोटी होगी, सबसे पहले श्रृंखला पूछता है तो कार्डमम की श्रृंखला होगी, और सबसे पहला राज्य पूछता है तो केरल का राज्य होगा, सबसे पहला तट पूछता है तो मालाबार का तट होगा। 4 क्वेश्चन मिलता है आपको यहाँ से। और ये अरब सागर शाखा है। उसके बाद जो दूसरी शाखा निकल गई बंगाल, उससे हमें भी मतलब नहीं है। अरब सागर शाखा को हम लोग पढ़ रहे हैं। अरब सागर शाखा ऐसे बरसात करते हुए ऊपर को चढ़ती है, ये फेरल के नियम के विपरीत चलना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊंचाई एक मुकाबले में ज़्यादा है, तो पर्वत के ढलान को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ेंगी। और एक समय आएगा, अब आप लोग को पर्वत पता हो तो यहाँ एक पर्वत कौन सा पड़ता है, इधर इधर एक पर्वत पड़ता है क्या, विंध्यन श्रेणी पड़ती है। इसके जस्ट नीचे पड़ती है सतपुरा की श्रेणी, ठीक है। तो विंध्यन श्रेणी पड़ी, और उसके बाद सतपुरा की श्रेणी पड़ी, इधर मैकाल श्रेणी पड़ी, इधर एक श्रेणी और पड़ती है कौन, अजंता की श्रेणी। 3 श्रेणियाँ हम लोग इधर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इधर अरावली श्रेणी पड़ती है, इधर गिरी पर्वत पड़ता है, ठीक है।
इतना सेक्शन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर शिवालिक का हम लोग तो देख ही चुके हैं कि इधर शिवालिक है, पूरा शिवालिक है। इधर यहाँ पे एक पड़ता है, इधर कंधा इसका होना चाहिए था, ऐसे करके ऐसे। यहाँ पे एक चोटी पड़ती है, कौन सी, गारो खासी जयंतिया। इधर मिसमी, इधर मिकीर, ठीक है, मिकीर पड़ेगी। इधर नागा वागा लैंड की छुट्टियाँ पड़ेंगी। अब जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ना है, अन्नामलाई, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, 3 चोटी इधर पड़ती है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को समझिएगा। तो जो अरब सागर शाखा बरसात करते करते क्या करेगी, 10 तारीख तक इधर पहुंच जाएगी, 10 से 5 तारीख तक महाराष्ट्र के गुजरात के क्षेत्रों में पहुंचेगी। तो ये 3 शाखाओं में डिवाइड होगी। अरब सागर शाखा कौन सी शाखाओं में डिवाइड होती है, 3 शाखाओं में। नंबर 1 ये डिवाइड होती है जो है गुजरात के क्षेत्रों में जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी शाखा, जो कहाँ जाएगी, गुजरात के क्षेत्र में। नंबर 1 शाखा गुजरात शाखा। नंबर 2 शाखा अरावली क्या कहते हैं, अरावली के समांतर चलती है, कौन सी, शिवालिक शाखा कहते हैं, या इसको नॉर्मल ये सीधे चली जाती है, ठीक है, इसे शिवालिक शाखा या अरावली शाखा कहते हैं। और तीसरी शाखा क्या होती है, तीसरी शाखा होते हैं नर्मदा बेसिन में जाती है। 3 शाखाओं में डिवाइड होगी नर्मदा बेसिन में। अब देखो इसका प्रैक्टिकल रूप देखिए। ताप्ती के मुहाने से पश्चिमी घाट सतत है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, केवल आराम से कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करिए और आपका काम हो जाएगा। अब ये जब हवाएं इधर पहुंचेंगी तो उसके बाद में यहाँ से हल्का फुल्का इसको जो कट मिलेगा, मैदानों का क्षेत्र मिलेगा, तो सबसे पहले ये किधर घुसेंगी, एक शाखा तो इसकी घुस जाएगी किसमें, आराम से निकल जाएगी नर्मदा वाले क्षेत्र में, नर्मदा ताप्ती वाले क्षेत्र में। एक शाखा इसका गिर के क्षेत्र में गुजर जाएगी और एक शाखा सीधे निकल जाएगी, ठीक है, और सीधे निकलेगी। अब क्यों सबसे पहले गिर क्षेत्र की शाखा को समझिए। गिर क्षेत्र की शाखा क्या करती है, गिर क्षेत्र के नीचे के क्षेत्र में बरसात करेगी। नीचे का क्षेत्र कौन सा, मतलब जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, सौराष्ट्र के क्षेत्र गुजरात में ये ठीक ठाक बरसात कर देंगे। क्यों कर देंगी, क्योंकि ये नॉर्मल क्षेत्र में है, और इसके पीछे के क्षेत्र में ये बरसात नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वृष्ट छाया पर्दे से हम लोग अभी पढ़े हैं। अब ये चोटी ऊंची है, ठीक है, इसमें पर जो है बादल आएंगे, टकराएंगे, और इन क्षेत्रों में ठीक ठाक बरसात हो जाएगी। इसलिए ये क्षेत्र तो हरा भरा है, और ये क्या है, बंजर है, कच्छ का रण है पूरा, और उतना ज़्यादा बरसात का सोर्स नहीं है, ठीक है। अब सेम आगे पढ़िए, जो अरावली शाखा है, अरावली शाखा हम लोगों ने सबसे पहले देखिए ऐसे बनाई है, और हवा जो गुजर रही है ऐसे गुजर रही है। तो क्या अगर ऐसी कोई हवा आ रही है तो ये बरसात कर पाएगी, जब ये टकराएगी ही नहीं। मेरे कहने का मतलब समझिए, अरावली श्रृंखला ऐसे है, और हवा जो आ रही है सेम ऐसे आ रही है, ठीक, और ऐसे आराम से कुछ हद तक थोड़ा बहुत बरसात, 1-10% हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। थोड़ा बहुत बरसात तो होगी ही, नहीं तो साला पूरा डिजर्ट हो जाएगा। तो चीज़ें इधर आएगा, और डेजर्ट तो होना नहीं है इसको, और आराम से आगे बढ़ेंगी हवाएं और इसको समांतर चली जाएंगी। तो गुजरात, इसीलिए राजस्थान का क्षेत्र सूखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून प्रवेश करता है तो ये अरावली श्रृंखला इसके सीधा सीधा समांतर है, और समांतर होने की वजह से हवाएं निकल जाती हैं और चली जाती हैं शिवालिक क्षेत्रों में। ये हवाएं जो है बरसात करती हैं उत्तराखंड में। और दूसरी सिचुएशन, और भी सिचुएशन है कि उतनी पानी, उतनी बरसात यहाँ रह नहीं जाती। इतना ये बरसात कर चुकी होती है, लगभग 20 दिन तक भयंकर बरसात ये कर चुकी है, तो इतना वाटर यहाँ रहता ही नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ अरब सागर शाखाओं से उठाते हैं, लेकिन उतना वाटर ले नहीं पाते जितना वाटर ये पहले, जब एक तारीख में जो केरला के तटों पर टकराने पर जितनी बरसात होगी, उतना बरसात यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में टकराने से कदापि नहीं होगी। एक सिचुएशन ये भी बनती है। राजस्थान में पूछता है कि कहाँ पे बरसात होती है, इससे दक्षिण पश्चिम शाखा की जो क्या कहते हैं इधर अरब सागर शाखा होती है, उससे कहाँ बरसात होती है। तो डायरेक्ट लिख के रखिएगा कि जो यहाँ की सबसे एक ऊंची चोटी है गिरी शिखर, तो गिरी शिखर पे थोड़ा बहुत बरसात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। और ये शाखा निकल जाती है कि हाँ उत्तराखंड के क्षेत्रों में, यहाँ बढ़िया बरसात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ हो जाती है, और ये सीधा इसके समांतर है, इसलिए यहाँ बरसात नहीं होती। अब इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। एक शाखा हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करती है ये, क्या कहते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में घुस जाती है। अब विंध्यन सतपुड़ा हम लोग बोला होगा भ्रंश घाटी है उसमें नर्मदा की, और इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, और क्या करेगी ये, घुस गई अंदर। अब अंदर जाने की वजह से, और आगे मैकाल पर्वत श्रृंखला, अब ये तो इसको क्रॉस कर नहीं सकती। अब ये कीप की आकृति बन गई। कीप की आकृति का मतलब क्या हो गया, बादल इसमें घुसे और फंस गए। अब इसमें बादल इतनी भयंकर बरसात करते हैं कि नर्मदा में क्या होता है, नर्मदा नदी में बाढ़ आती है, बहुत भयंकर बाढ़ आती है। नर्मदा वैसे भी भ्रंश में बहती है, उसके इधर उधर चढ़ने का दम वो ही नहीं है कि इधर उधर कहीं बह जाएगी। तो वो क्या करती है, अपने भ्रंश में बहुत रफ्तार में बहती है, इतनी रफ्तार में बहती है कि इसमें क्या कहते हैं, बहुत भयंकर क्या रहता है, दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ का एक भ्रंश में है सबसे पहली चीज़, तो पानी बहुत ज़्यादा इधर उधर क्षेत्र में बाढ़ आता नहीं है। सारा पानी जो होता है ये बटोरे रखती है अपने आप में, और बहुत तेज़ी के साथ बहाव के साथ ये पानी को ले जाती है, ठीक है। उसकी इसीलिए इस पर बहुत सारी प्रोजेक्ट भी हैं, क्योंकि यहाँ का पानी का बहाव ठीक ठाक है। अब ये क्या है, दक्कन का ट्रैप है, तो ऐसा नहीं है, मैदान भी है, तो ये काटती भी नहीं है ज़्यादा किसी सतह को, सीधे बहाव है इसमें। तो एक सिचुएशन ये हो जाती है। तो 3 श्रृंखला हम लोगों ने पढ़ा कि अरब सागर शाखा से तीन श्रृंखलाएं करती हैं। एक गिरी क्षेत्र में बरसात करती है, उसके पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं बरसात करती।
एक शाखा क्या करती है, अरावली क्षेत्र में घुसती है, लेकिन अरावली में बरसात नहीं करती क्योंकि ये पूरा समांतर है, ये याद रखिएगा। दूसरी शाखा हम लोगों ने पढ़ा नर्मदा घाटी में प्रवेश करती है और नर्मदा में बरसात होगी। नर्मदा के इधर बरसात नहीं होगी, नर्मदा के इधर बरसात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर भी पर्वत है और ये पर्वत का वृष्टि क्षेत्र पड़ेगा और इधर वृष्टि क्षेत्र पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हैं कि ताप्ती के मैदानों में प्रवेश करना चाहिए, तो ताप्ती के मैदानों में इसलिए प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तक तो क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट खुद ही सतत है। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने तक बिल्कुल सतत है, ठीक है। और बहुत ही सतत का मतलब क्या है, समझ लीजिए ऐसे खड़ा है। अब यहाँ बरसात कहाँ से प्रवेश करेगा, हल्का कम है, जब यहाँ से आगे पहुँचेगा तो प्रवेश करेगा, तो यहाँ तक तो प्रवेश करेगा नहीं। तो एक तीनों शाखाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया इधर के क्षेत्रों में। और इधर इससे बरसात कहाँ होती है, दिल्ली में हो जाती है बरसात। जो ये अरावली शाखा थी इससे क्या करती है, दिल्ली के क्षेत्र में थोड़ा बहुत बरसात हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा बहुत घूमेंगे तो प्रवेश होकर और बरसात हो जाती है। और जब ये पहुँचता है मानसून यहाँ पे तो हल्का फुल्का फिर बाद में लौटता भी है, क्योंकि बादल बहुत ऊंचा है वहाँ पे। लौटने की वजह से थोड़ा बहुत बरसात कहाँ हो जाती है, पंजाब क्षेत्र में। तो सबसे पहले बरसात कहाँ होती है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले बरसात कहाँ होती है, सबसे पहले बरसात होती है केरला के क्षेत्रों में। सबसे बाद में बरसात कहाँ होती है, इन क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, पंजाब वाले क्षेत्र में। सबसे बाद में बरसात पंजाब के क्षेत्रों में होती है, इधर बरसात नहीं होती है। और इधर बरसात नहीं होती तो समझ लीजिए मरुस्थल की स्थिति कब बनती है। मरुस्थल कोई स्थल तभी हो सकता है, मरुस्थल, जब वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बरसात हो। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, इसीलिए इधर क्या होता है, रेगिस्तान का जो है, थार का रेगिस्तान निर्मित होता है, ठीक है। अब एक शाखा को पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अरब से ये क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा को समझ लेते हैं, सारा काम हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी शाखा क्या करती है, इधर से कट के दूसरी शाखा बनती है और बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले प्रवेश करेगी गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं, ठीक है। और ये कीप नुमा आकृति है, जैसे ये बना है, और ये जाकर जब टकराती हैं तो इसी में फंस जाती हैं, जिसे निकलने का कोई चांस नहीं है, और ऊंची चोटियाँ भी हैं। तो इसमें क्या करती हैं, सबसे पहले गारो खासी जयंतिया में बरसात करती हैं और भयंकर बरसात होती है कीप में। तो यहीं पे एक स्थान होता है मासित राम, ठीक है। पहले इसे चेरापूंजी में बरसात होती थी, इस टाइम पे मासित राम यहीं पे पड़ता है, तो इसी से बरसात होती है। तो सबसे पूछेगा कि मासित राम में किस शाखा से बरसात होती है, तो मासित राम में दक्षिण पश्चिम शाखा से बरसात होती है, लेकिन कौन सी शाखा, जो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। और ये बहुत ठीक ठाक पानी इधर से लेती हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बरसा नहीं पाती। अब कर्नाटक, ये तमिल के क्षेत्रों में इधर तटों पे बरसात करती नहीं है, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ठीक है। और यहाँ कोई उतने ऊंचे चोटी है भी नहीं कि इसको रोक पाएँ, तो ये सीधा निकल जाती हैं और जाके यहाँ बरसात ठीक ठाक मात्रा में करेंगी। कुछ इधर टकराएंगे, कुछ इधर अराकान योमा श्रेणी है उस पर टकराएंगी जाके। अराकान योमा श्रेणी से टकराती हैं, यहाँ बरसात कुछ क्षेत्रों में करेंगी। और कुछ और जाएंगे तो इधर क्या करती हैं, यहाँ के तटों से टकरा के, जो गारो के पास पहाड़ियाँ हैं, टकरा के इधर घुस जाएंगी। तो इससे क्या होता है, उत्तर भारत के मैदानों में बरसात होती है। अब पूछेगा कि इसी शाखा से कौन कौन से क्षेत्र में बरसात होती है, तो जो आपका बंगाल खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा से बरसात होती है। सबसे पहले तो मेघालय के क्षेत्रों में बरसात होगी, उसके बाद में इसी के आगे आप चले जाएंगे, मिसमी मिकीर का क्षेत्र है जो असम के क्षेत्रों में बरसात होगी। फिर इसी की दूसरी शाखा जो प्रवेश करती है, अब यहाँ एक साफ साफ जो है इसका एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से इन चीज़ों को समझ पाना। अब देखते हैं, समझने का प्रयास करिए, जो जैसा भी इमेज है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जब आएगी तो एक शाखा क्या करेगी, एक शाखा तो इन क्षेत्रों में बरसात करेगी, ठीक है, इन क्षेत्रों में बरसात करेगी। एक शाखा क्या करेगी, इधर से प्रवेश करेगी मैदानों में, क्योंकि यहाँ तक तो पर्वत पर्वत है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये प्रवेश करेगी मैदानों में, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ क्या होगा, बिहार होगा। इसके नीचे क्या होगा, बंगाल होगा। तो ये पूरा गंगा का जो बेसिन है उसमें बरसात करेंगी, एक शाखा इसकी, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर। तो आप लोगों को पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे बरसात होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से बरसात होती है, ठीक है। उसके बाद में ये शाखाएं आगे बढ़ती जाती हैं और दिल्ली में जाके प्रवेश कर लेती हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में ये दोबारा बरसात करते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, ठीक है। दोनों टकराएंगे, कभी कभी यही घुस जाते हैं, क्या राजा क्या कहते हैं, आपके उत्तराखंड क्षेत्र में, और वहाँ दो बादल मिलते हैं और भयंकर तरीके से वहाँ क्या होता है, बादल फटने की संरचना वहाँ बन के आती है। तो ये सब सिचुएशन नॉर्मल सी है, इतना हम लोग लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। अब यही मानसून लौटने की परिस्थिति का जो है समीकरण है, ये सब है। पश्चिमी विक्षोभ है, समझ लेते हैं, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ को डायरेक्ट केवल याद रखिएगा, बताने को मैं बता सकता हूँ कि इधर क्या होता है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जहाँ है, वर्ल्ड का मैप उठाइएगा, भूमध्य सागर के क्षेत्रों में क्या होता है,
एक नॉर्मल सा एक तूफान होता है, चक्रवात होता है जो कि उठता है क्या ठंडी के महीनों में, हम लोग के यहाँ आता है नवंबर में। तो पश्चिमी विक्षोभ जब उठता है तो बरसात क्या करता है, आगे करने के लिए बढ़ता है और भारत के क्षेत्रों में जब ये प्रवेश करता है तो भारत के क्षेत्रों में हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराकर इसकी दो शाखाएं बनती है, एक तिब्बत शाखा, एक शाखा बनती है इसकी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश और भारत में प्रवेश करती है तो भारत शाखा। तो भारत की शाखा से ही पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होती है। भारत शाखा में जब ये प्रवेश करती है तो ये पंजाब में, उसके बाद में पूछेगा हरियाणा में, उसके बाद में क्या करता है पंजाब हरियाणा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुछ हद तक बिहार में। लेकिन सबसे ज़्यादा बरसात पश्चिमी शाखा से कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ बरसात सबसे ज़्यादा, पंजाब में। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, यूरोप में। तो यूरोप के भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न होता है जो कि एक तूफान है और आगे प्रवेश करता है हिमालय श्रृंखला से। तो जब टकराता है तो हिमालय तो इसके समांतर पड़ता है, क्योंकि हवाएं इधर से आ रही हैं। अगर आप लोग मैप हल्का सा याद है तो ये इधर से जब प्रवेश करेगा इधर को तो हिमालय तो इसके जो कि क्या करता है, सीधे पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इससे टकरा कर ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा और दो शाखाओं में डिवाइड होकर एक शाखा इधर प्रवेश करेगी। इसकी एक शाखा क्या होती है, प्रवेश कर जाती है, जो कि हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, अगर जो उनकी श्रृंखलाओं के बीच में प्रवेश करता है तो हिमपात होता है भयंकर। तो इसीलिए जो है जनवरी में, नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या कहते हैं, उत्तराखंड और क्या कहते हैं हिमाचल के क्षेत्रों में भयंकर बर्फबारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ का वो पानी रहता है वहाँ बर्फबारी बन के, क्योंकि 400 मीटर के ऊपर वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है और ये हवाएं ऊपर प्रवेश करती हैं तो इसमें जल रहता है और ठंडी ज़्यादा है तो बर्फ बन के वहाँ संघनन हो जाता है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे समझते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से बरसात कहाँ होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से मैं जितना लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला लिख लीजिएगा पंजाब में, दूसरा लिख लीजिएगा हरियाणा में, तीसरा लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में, और थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है इसका क्या, बिहार में। तो इसकी लास्ट सीमा बिहार है। ठीक है, बिहार के क्षेत्रों में। और ये बरसात कब होती है, जाड़ों के महीने में होती है, जब गेहूं की गेहूं की फसल लगी होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि गेहूं की फसल के लिए ये वरदान है। इसीलिए आप देखते हैं पंजाब के क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। ठीक है, बरसात तो उतना उस समय में नहीं होती दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन इससे इसको ठीक ठाक बरसात मिलती है। फिर यही क्या करता है, लौटता मानसून में जाके प्रवेश कर लेता है। लौटता मानसून क्या है, हम लोग को पता है उत्तर प्रदेश, ये भारत में जो है मानसून कब तक रहता है, भारत में मानसून जून से रहता है और कब तक, सितंबर में। डायरेक्ट नोट कर लीजिए, जून से सितंबर तक रहता है और सितंबर के बाद क्या होता है, मानसून लौटने लगता है। एक्चुअल में मानसून नहीं लौटता। एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, अगर आप ग्लोब देखते हैं तो सूर्य जो है 23 मार्च को क्या करता है, 23 मार्च को ये क्या करता है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी जो अक्षांश रेखा है इस पर चमकता है। उसके बाद लगातार उत्तरायण होता है और क्या करता है, ये जून महीने पे क्या पहुंच जाता है, कर्क रेखा पे। अब जून में अगर कर्क पे पहुंचेगा तो वहीं रुक नहीं जाएगा, उसको वहां से चलना भी है। तो जून में वहां से अगर लौटना भी स्टार्ट कर देगा और लौटते लौटते सितंबर माह में फिर से कर्क रेखा पे, ये क्या कहते हैं, 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। सितंबर में फिर से 0 डिग्री पे पहुंच गया। अब सूर्य जहां रहेगा बरसात उसी क्षेत्रों में होगी, हर क्षेत्र में नहीं होगी। तो सूर्य अब पहुंच चुका है कहाँ पे, भूमध्य रेखाओं में, सितंबर तक। तो मानसून लौट आता है। तो लौटता हुआ मानसून सितंबर के बाद में क्या करता है, बरसात कहाँ करेगा, लौटता हुआ मानसून जो करता है बरसात, वो बरसात करता है किस पे, तमिल के क्षेत्रों में। अगर आप भारत का मैप याद हो ऐसे क्षेत्रों में, तो तमिल के इन क्षेत्रों में बरसात करता है लौटता हुआ मानसून। ठीक है, क्यों बरसात करता है लौटता हुआ मानसून तमिल के क्षेत्रों में, क्योंकि जब ये प्रवेश करता है लौटता हुआ मानसून, मान लीजिए मानसून ये लौट रहा है, तो मानसून जब ये लौटना प्रवेश प्रारंभ कर देता है तो बाकी क्षेत्रों में बरसात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैदानों से, पहाड़ों से, इधर के क्षेत्रों से लौट रहा है तो पानी है ही नहीं, तो पानी क्या बरसात करेगा। लेकिन जो इधर से एक शाखा लौटती है, ये शाखा पर्याप्त नमी पा जाती है। क्यों, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है और जब पर्याप्त नमी पा जाएगी, घनत्व होगा, हल्का सा मुड़ जाती है तमिल के क्षेत्रों में। और तमिल के क्षेत्रों में मुड़ने की वजह से इसमें क्या है, चोटियाँ हैं थोड़ा बहुत, तो अब इधर का क्षेत्र क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब अगर बरसात इधर से आ रही है तो वृष्टि का क्षेत्र इधर बन जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र इधर बनेगा। अब केरला के तटों पर बरसात नहीं होगी, लेकिन अब तमिल के क्षेत्रों में बरसात होगी। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी है जो 2 बार बरसात प्राप्त करती है, तो हम लोग पढ़े हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी साल भर में 2 बार बरसात प्राप्त करती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और एक लौटते मानसून से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। लौटते मानसून का एक और नाम कौन सा होता है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। तो लौटते मानसून का एक और नाम होता है, ये मानसून जिधर से लौट रहा है वो कौन सी दिशा है। अगर हम लोग ऐसे देखें और ऐसे देखें, ये किधर से आ रहा है, देखिए जिधर से आता है उधर का है, जहां उत्पत्ति है। तो ये हमको पता है उत्तर है और ये क्या है, पूर्व है। तो ये मानसून कौन से है, उत्तर पूर्व मानसून है। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटता मानसून कहाँ बरसात करेगा, अभी बोला कि किस पे, तमिलनाडु के तट पे। तो तमिलनाडु के तट पे बरसात कब होगी, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो वो होती है तमिलनाडु के तट पे जाड़े में बरसात, यानी ठंडी में बरसात। कौन सी नदी घाटी होती, कावेरी नदी घाटी को साल भर बरसात का पानी मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लौटते हुए मानसून से बरसात होगी और जाते हुए मानसून से भी थोड़ा बहुत बरसात होगी, इतना भी नहीं, कम होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बरसात हो जाएगी।
अब यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके हैं चीज़ें, तो मुझे आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है अब यहाँ से कर पाएंगे और चीज़ें आप रिलेट करा पाएंगे। और जो कुछ क्वेश्चन के थ्रू अब जो भी बचेगा, एक क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है बहुत टफ होता है वास्तव में, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है, चीज़ों को समझना होता है। एक एल नीनो धारा को समझना जरूरी हो जाता है, जेट प्रवाह को समझना जरूरी हो जाता है, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें। हम लोग उसको क्वेश्चन से कर लेंगे और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद वैभव। प्लीज़ शेयर कर दीजिए हल्का सा, और हो सके सब्सक्राइब करिए। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद।